Please continue. Okay. So, guys, today we are starting with the PT 365 polity. So, the first topic is issues related to constitution. तो इसके अंदर पहला टॉपिक है लोकल रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर. तो ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज हरियाणा गवर्नमेंट ने 75% कोटा दिया था प्राइवेट जॉब्स में फॉर लोकल पीपल. तो फिर बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इसे मतलब हटा दिया. तो ये एक एक्ट था इससे रिलेटेड, हरियाणा स्टेट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020. ये फोर्स में आया था जनवरी 15, 2022 में. तो क्वेश्चन ये वाला इम्पोर्टेंट है कि मतलब हरियाणा इज नॉट द फर्स्ट स्टेट जिसने ऐसा कुछ किया है. इससे पहले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश ये भी ऐसा ट्राई कर चुके हैं टू रिजर्व प्राइवेट जॉब्स फॉर लोकल्स. तो आंध्र प्रदेश जो था इसमें से ये मतलब इनका तो भी चल भी रहा है क्योंकि ये स्पेशल स्टेटस भी मिला हुआ है इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में. तो वो करके तो आगे है ये सन्स ऑफ द सॉइल पॉलिसी करके, इसके तहत मतलब ये ऐसा रिजर्वेशन करते हैं. तो इसमें देखते हैं आगे क्या है. तो जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट थी उसने रिजर्व किया था कि ऑल गवर्नमेंट जॉब्स में जो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट होंगे उनको मतलब ऐसा रिजर्वेशन मिलेगा. लेकिन वो जो इट इज़ अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी. तो आगे देखते हैं इसमें. एक तो जो हमारा आर्टिकल 16 है वो क्या बोलता है कि इट गारंटीज इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस. तो हाँ, और आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि जो नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, caste, descent, place of birth or resident or any of them be ineligible for or discriminated against in respect or any employment or office under the state. तो हम इन ग्राउंड्स के बेसिस पे किसी को भी ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते. लेकिन इसकी एक्सेप्शंस भी दी हुई है आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में, जिसमें वो जो पावर है वो है पार्लियामेंट के पास कि वो कोई भी ऐसा लॉ बना सकता है जिससे कि उसे रिक्रूटमेंट में रेजिडेंस के लिए थोड़ा मतलब पार्शल होना पड़े. तो ये चीज़ याद रखना कि ये जो पावर है सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, नॉट विद द स्टेट लेजिस्लेचर्स. तो क्यों मतलब ऐसा देना चाहिए हमें रिजर्वेशन, मतलब क्यों नहीं देना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं कि हमें क्यों नहीं देना चाहिए. क्योंकि इंडिया की कॉमन सिटीजनशिप है और हमारे पास लिबर्टी है टू मूव अराउंड फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री. तो वो करके मतलब हम ऐसे रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं. कोई भी कहीं भी जाके काम कर सकता है किसी भी स्टेट में. तो इसीलिए तो ये इन्होंने इसके ऊपर कुछ लेजिस्लेशंस आई थी. तो वो देख लेना कि 1984 में आई थी ये डॉक्टर प्रदीप जैन यूनियन ऑफ इंडिया. फिर ये सुनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. मतलब इन सभी लेजिस्लेशंस में सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने स्ट्रक डाउन किया है कि हाँ मतलब ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए. और कोई किसी को पूछना है क्या इसमें या आगे चले? तो आगे चलते हैं. ये है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज के लिए. तो अभी जो यूनियन कैबिनेट है, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो हमारे यूनियन कैबिनेट है उन्होंने ये जस्टिस रोहिणी कमीशन था, इसका थोड़ा टाइम पीरियड बढ़ा दिया है 6 महीने से. तो देखते हैं कहाँ से शुरू हुआ था. फर्स्ट टाइम जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो कमीशन बनाया गया था, इट वाज सेट अप इन 1953 और अंडर काका केलकर कमेटी. तो मतलब ऐसा बोलते थे उसे. तो 1953 में आया था. फिर 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन आया, बीपी मंडल. तो किसकी गवर्नमेंट थी इस टाइम पे, बताएगा कोई? मोरारजी देसाई.
हाँ करेक्ट, मोरारजी देसाई जनता पार्टी। उसके बाद 1992 में ये मतलब इन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी थी। फिर ये जो 27% का रिजर्वेशन था ये हमारे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में ऐड कर दिया गया था 1992 में, मतलब इनको दे दिया गया था 27% रिजर्वेशन। फिर 1992 में ही एक इंदिरा साहनी केस हुआ था, इसमें एक क्रीमी लेयर का कंसेप्ट सामने आया था। तो उसमें देखते आगे क्रीमी लेयर क्या होते हैं। क्रीमी लेयर जो थे कि आपकी एनुअल इनकम जो है अगर 8 लाख या उससे अबव है तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। और ये जो क्रीमी लेयर वाला जो टर्म था ये इंट्रोड्यूस किया था सत्यानाथम कमीशन इन 1971। अदर कंडीशंस क्या है जो इंदिरा साहनी केस में दी गई थी कि रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को देना है और 50% का कैप होना चाहिए वर्टिकल रिजर्वेशन पे, और देयर शुड बी नो रिजर्वेशन इन द प्रमोशंस। तो ये भी चीज़ याद रखना। अच्छा, वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या फ़र्क है? अच्छा, एक स्टेटमेंट देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैन बी अप्लाइड एट ईच लेवल ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन। तो क्या ट्रू होगा फॉल्स? वर्टिकल तो आपका प्रमोशन में होता है ना? नहीं, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ तो आप बताना वो ट्रू है या फॉल्स कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैन बी अप्लाइड इन ऑल कैटेगरीज ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन। ऑल में तो नहीं होता है ना, अप टू अ सर्टेन लेवल होता है। नहीं, मतलब हर एक में कर सकते हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन में अपने ये आते हैं ना ओबीसी, एससी, एसटी, और फिर हॉरिजॉन्टल में आते हैं वीमेन, पीडब्ल्यूडी, तो ये सब तो मतलब हम हर एक कैटेगरी में लगा सकते हैं ना वर्टिकल रिजर्वेशन के हॉरिजॉन्टल को। तो एस सी एस टी में भी वुमेन को और पीडब्ल्यूडी को रिजर्वेशन मिला हुआ है, ओबीसी में भी मिला हुआ है, जनरल में भी मिला हुआ है, ईडब्ल्यूएस में भी मिला हुआ है। तो फिर ये जस्टिस रोहिणी कमीशन था अपना, ये कॉन्स्टिट्यूट इसके लिए पावर दी गई है आर्टिकल 340 में। वो क्या बोलता है आर्टिकल 340? आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन कंडीशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ अ बैकवर्ड क्लास। तो ये चीज़ याद रखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है इसे। तो जो ओबीसी जो एक टर्म है ये कलेक्टिव टर्म है विच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू क्लासिफाई कास्ट विच आर एजुकेशनली एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड। So OBCs are referred to as socially and educationally backward classes. क्या बोलना है क्या किसी को कुछ? ओके, तो जो ये कमीशन था इन्होंने क्या कहा था कि मतलब इनको देखना था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बेनिफिट्स का रिजर्वेशन के अंदर या नहीं। तो जो 27% वाला रिजर्वेशन था उसको इन्होंने मतलब कुछ ये चेक वेक किया था, तो फिर इन्होंने एक प्रपोज किया था ये सब कैटेगराइजेशन। इसके अंदर इन्होंने कहा था कि ओबीसीज को हमें 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड कर देना चाहिए और 1 2 3 4 उनको नंबर दे दिया। और फिर कहा कि जो 27% का जो स्प्लिट है उसको 2 6 9 और 10 की रेशो में देना चाहिए, मतलब 1 को 2 मिलना चाहिए और सेकंड वाले जो कैटेगरीज है उनको 6, तो इस टाइप से रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो जो हमारा एनसीबीसी है इसके अकॉर्डिंग 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं that have sub-categorized OBC for reservations in state government-owned institutes. तो ये 11 states देख लेना: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु। तो एनसीबीसी के बारे में देख लेते हैं कि ये पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी
1993 में जो हमने सेटअप किया था, फिर 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया अंडर आर्टिकल 338B। तो क्या ग्रीवेंसेस वगैरह देखते हैं ये ओबीसीज के, और टू इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड्स। अच्छा, तो एक क्वेश्चन था इसमें कि जो 102nd अमेंडमेंट एक्ट था ना, उसमें दो वो आए थे ये आर्टिकल्स में, मतलब एक तो ये आर्टिकल 338B था और एक और था, तो बताएगा क्या कोई क्या था? हाँ, तो 342A था आर्टिकल। अच्छा, जो ये एनसीबीसी के जो हमारे चेयरमैन होते हैं, उसको कौन अपॉइंट करता है? हाँ, प्रेसिडेंट। और इनका टेन्योर वगैरह क्या होता है, या कौन डिसाइड करता है? हाँ, इनका टेन्योर वैसे तो 3 इयर्स का होता है नॉर्मली, बट डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करता है। इनका तीनों का सेम है, एनसीएससी, एनसीएसटी और एनसीबीसी, तीनों के लिए सेम चीज़ है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा और टेन्योर भी 3 इयर्स का होगा वैसे तो, लेकिन वो भी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट होगा। हाँ, तो आगे दिया हुआ है कि जो 102nd अमेंडमेंट एक्ट था, इसके अंदर 2 आर्टिकल्स को ऐड किया गया था, एक तो 338B और 342A। तो इससे पहले जो ये 338 है, ये तो शेड्यूल कास्ट के लिए है, और फिर 338A शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, और 338B बीसीज के लिए है। तो 338 क्या करता है? इट डील्स विद द स्ट्रक्चर, ड्यूटीज, पावर्स ऑफ एनसीबीसी। और सेकंड है 342A। इसके अंदर 2 क्लॉज हैं, एक तो 2 को पावर देता है, एक तो प्रेसिडेंट को पावर देता है और पार्लियामेंट को पावर देता है। तो प्रेसिडेंट को क्या पावर देता है? It gives president the power to notify a class as SEBC or socially educational backward class, and the power of parliament to alter the central SEBC list. तो प्रेसिडेंट नोटिफाई कर सकता है और फिर ये लिस्ट में चेंज कर सकते हैं पार्लियामेंट। तो ये 2 पावर है। अच्छा, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट था, इन्होंने एक ये 127 अमेंडमेंट एक्ट करके के लाए थे। तो ये चाह रहे थे कि इसके अंदर एक और क्लॉज ऐड हो जाए, जिससे कि जो स्टेट्स की पावर है टू आइडेंटिफाई ओबीसीज, ये दोबारा से रिस्टोर हो जाए। तो ये था इसका, तो ये अभी मतलब हुआ नहीं है। और फिर इससे रिलेटेड ये अपने हाँ, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 5 और 16 क्लॉज 4 एक्सप्रेसली कन्फर्ड पावर ऑन अ स्टेट टू आइडेंटिफाई, डिक्लेयर द लिस्ट ऑफ अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो रिजर्वेशन के लिए इनमें ये है। हाँ, और ऐसा है कि मतलब फ्यूचर में ऐसा कर सकते हैं कि सिंगल लिस्ट ऑफ ओबीसी बना सकते हैं, दैट शुड बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीबीसी। फिर उसके बाद ये अपना इसमें बता रखा है कि कैसे कैसे ये कोटा देते हैं। तो एक ऑल इंडिया कोटा स्कीम होती है फॉर मेडिकल कोर्सेज, तो उसके अंदर ये इनको ओबीसीज और ईडब्ल्यूएस को भी अभी मतलब वो ये मिल रहा है ना, वो देंगे ये रिजर्वेशन। तो जो 27% तो हमें पता है कि ओबीसीज के लिए है, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो जो ये AIQ जो स्कीम थी हमारी 1986 में आई थी, और ये डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स है, मतलब कि कोई भी स्टूडेंट किसी और स्टेट के मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन ले सकता है विदाउट थिंकिंग कि वो वहाँ का डोमिसाइल है या नहीं है। तो हाँ, ये है इसमें।
और इसमें तो हाँ, ये 103 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये ईडब्ल्यूएस के लिए था। 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अंडर 15 क्लॉज 6B। तो जो हमारा ओबीसीज को कोटा मिला था ऑल इंडिया के जो 27% वाला, वो मेडिकल कोर्सेज या डेंटल कोर्सेज को इंक्लूड नहीं करता, और ईडब्ल्यूएस वाला भी मेडिकल कोर्सेज और इनको इंक्लूड नहीं करता। तो मेडिकल सीट्स जो हैं उसके लिए हम पूरे इंडिया में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं विदाउट ये रिजर्वेशन, मतलब डोमिसाइल वाले। तो फिर बाद में एक ये आया था, इसमें क्या है ये, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये इसमें बात की गई है कि जो लोकल बॉडीज होती है उसके अंदर भी ये रिजर्वेशन होना चाहिए 27%, और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया था। ये स्टेट गवर्नमेंट्स लेके आई थी ऐसा। तो इन्होंने बता रखा है कि रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द सीट रिजर्व फॉर SC ST एंड OBC टेकन टुगेदर। तो 15% की सीलिंग है अपने पास। फिर नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो जैसा हमें पता है कि केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था, जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई थी। तो अभी ये पास अवे, मतलब अभी ये पास अवे हो गए थे, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो इन्होंने वो केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए थे, उसके अंदर गवर्नमेंट एक्विजिशन कर रही थी इनके लैंड की, तो उससे रिलेटेड इनके ये 3 आर्टिकल्स वायलेट हुए थे, तो इसलिए ये केस आया था। और ये आज तक का सबसे लार्जेस्ट केस था, क्योंकि इसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी 1973। तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की थी, जैसे कि 3 चेंज किए थे, मतलब बताया था। एक तो गोलकनाथ केस को वो किया था, उसका मतलब रिव्यू किया था, और एक 368 आर्टिकल में 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 25 और 29, इन सब के अंदर चेंज किया था। तो देखते हैं कि जो पहले सबसे पहले जो आया था शंकरी प्रसाद केस 1951, इस और सज्जन सिंह केस, इन दोनों में ऐसा बोला गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। तो पार्लियामेंट को पावर दे दी गई थी कि वो किसी को भी मतलब अमेंड कर सकता है। फिर गोलकनाथ केस आया तो इसने बिल्कुल अपटर्न कर दिया, इसने बोला कि आर्टिकल 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट। तो ये मतलब ऐसा कोई पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास, और फंडामेंटल राइट्स को तो अमेंड ही नहीं कर सकता पार्लियामेंट। फिर इसी को लेके 1971 में 2 अमेंडमेंट एक्ट्स आए थे। इसमें इन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं है। तो मतलब लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज हैं वो आर्टिकल 13 के अंदर नहीं है, तो पार्लियामेंट उन्हें अमेंड कर सकता है। और फिर जो 25 आया था, इसमें ऐसा बोल दिया गया था कि जो DPSP हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट से मतलब ऊपर है, और ये जुडिशियल रिव्यू जो था इनका हटा दिया गया था 39B और 39C का। तो फिर 29 आया था, इसमें ये 9th शेड्यूल में रिफॉर्म कर दिए गए थे। तो फिर इन सब के बाद आया था 1973 में केशवनंदा भारती केस। तो इसके अंदर ये मतलब फ्यूचर में ये जो 3 हुए थे ना, इसमें भी इसको ही रेफरेंस लिया गया था। इसमें बोल दिया गया था कि हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर में हमारा जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। देख लेते हम क्या क्या बोला था, उससे पहले देख लेते इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। तो ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट है, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर आर्टिकल अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 और 142, और हाई कोर्ट के ये वाले आर्टिकल्स 226 और 227। अच्छा, इसमें एक ये क्वेश्चन था, जो रूल ऑफ लॉ है ये किसने दिया था? AB Dyson। हाँ, करेक्ट। और इसमें ऐसा है ना कि जो इसमें 3 चीजें बोली थी, उसमें से 2 जो हैं वो इंडिया पे एप्लीकेबल है और एक नहीं है। वो जो प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल है वो इंडिया पे एप्लीकेबल नहीं है, बाकी दोनों है एप्लीकेबल।
आर्बिट्रेरीनेस और वो दूसरा इक्वालिटी बिफोर द लॉ। हाँ, तो केशव नंदा भारती केस में एक तो इन्होंने 24 अमेंडमेंट को अपहेल्ड कर दिया था और बोला था कि हाँ पार्लियामेंट के पास पावर तो है टू अमेंड, बट वो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को वॉलेट नहीं कर सकते, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इंटरप्रेट करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो इन्होंने गोलकनाथ केस को भी मतलब ऐसा करेक्ट किया था उसके जजमेंट को कि जो अमेंडिंग पावर्स है पार्लियामेंट की, दोज आर डिफरेंट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो इन दोनों में थोड़ा इन्होंने डिफरेंस बताया था, और ये 25 और 29 को भी अपहेल्ड किया था, और मतलब जुडिशियल रिव्यू के अंदर लेके आए थे उसे। इन्होंने ये भी सबसे जो मेन चीज कही थी कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हेंस अमेंडेबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूसीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये न्यूज में था क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अभी मतलब एक PIL फाइल की है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी, और तो उसके लिए था ये। तो यूसीसी का क्या मतलब होता है कि यूसीसी प्रोवाइड्स फॉर वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज इन देयर पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड एडॉप्शन एक्सेट्रा। तो एक लॉ होगा पूरी कंट्री के लिए जो उसके हर चीज पे अप्लाई हो रहा होगा। तो ये अंडर आर्टिकल हमारे 44 के अंदर दिया हुआ है यूसीसी। तो देख लेते क्या है इसका। तो जो इंडियन लॉज है ना वो यूसीसी फॉलो करते हैं इन सिविल मैटर्स, जैसे कि ये जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल CRPC, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एविडेंस एक्ट, इन सब में दिया हुआ है। तो ये है। और जो हाँ मतलब सिविल लॉज में ये सिर्फ फॉलो करते हैं। और रिसेंटली सेवरल स्टेट्स हैव रिफ्यूज टू गवर्न बाय द यूनिफॉर्म मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो जो ये मोटर व्हीकल एक्ट था बहुत सारे स्टेट्स ने इसे रिफ्यूज कर दिया अप्लाई करने के लिए अपने स्टेट्स के अंदर। तो एक ये हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गोवा इज द ओनली इंडियन स्टेट टू हैव अ यूसीसी इन द फॉर्म ऑफ कॉमन फैमिली लॉ। तो याद रखना कि सिर्फ गोवा ही है जिसने ऐसा मतलब यूसीसी को अप्लाई किया हुआ है, बाकी कोई नहीं है। तो बैकग्राउंड क्या है कि पहले प्री इंडिपेंडेंस में लैक्स लॉ का रिपोर्ट थी 1840 में। तो ये बताते थे कि मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो मतलब लॉज एक जैसे बनने चाहिए हिंदू मुस्लिम्स के लिए। फिर ये क्वींस प्रोक्लेमेशन था, इसमें भी ऐसा बोला गया था कि एब्सोल्यूट नॉन इंटरफेरेंस रहेगा इन रिलीजियस मैटर्स। फिर ये BN राव कमेटी, ये देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है कि वाज फॉर्म टू कोडिफाई हिंदू लॉ इन 1941। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये दो बिल आए थे, एक तो हिंदू कोड बिल जिसको ड्राफ्ट किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने to reform Hindu laws which legalized divorce, opposed polygamy, and gave rights of inheritance to daughters. फिर आया था ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तो इसके अंदर चार ये कम्युनिटी को कवर करता है, एक तो हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स, और बाकी जो ये मुस्लिम, क्रिश्चियंस और पारसीज हैं इनके अपने खुद के लॉज हैं। फिर ये कुछ केसेस बता रखे इससे रिलेटेड यूसीसी से, एक तो शाहबानो केस, सरला मुदगल केस, डिनाइल लतीफी केस, तो ये सब है। फिर अगला चलते हैं एंटी कन्वर्जन लॉज। तो अभी कर्नाटका ने जो है ये पास किया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021। तो इसको कॉमनली बोलते हैं एंटी कन्वर्जन बिल, मतलब आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो उससे रिलेटेड है। तो अभी तक सिर्फ 9 स्टेट्स है इंडिया में जिसमें ये फॉलो होता है एंटी कन्वर्जन लॉ। तो इसके देख लो नाम के उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो अगर आपका इसमें स्टेट हो तो मतलब रख लेना याद, काम आ जाएगा, वैसे तो कुछ काम का नहीं है। तो हिस्ट्री बता रखी है कि पहले से मतलब प्री इंडिपेंडेंस से भी शुरू था ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास भी कुछ ऐसे मतलब कानून थे, जैसे रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन, पटना फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इस टाइप के।
और कुछ ये फेल्ड अटेम्प्ट्स हैं, जैसे इंडियन कन्वर्जन बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड, बैकवर्ड कम्युनिटीज वाज रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, बट दे फेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ पार्लियामेंट्री सपोर्ट। तो कोशिश हुई है ऐसे बिल्स लाने की। तो अभी करंट स्टैंड क्या है कि जो लॉ मिनिस्ट्री है, दे सेड दैट इट इज प्योरली अ स्टेट सब्जेक्ट। तो and legislating such a law by parliament would not be accordance with the tenets of the constitution. So this means anti-conversion laws are completely in the domain of states. तो ये चीज याद रखना कि पार्लियामेंट मतलब पूरी कंट्री पे इसे एप्लीकेबल नहीं कर सकता, लेकिन अगर स्टेट्स चाहे तो वो कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टेट सब्जेक्ट है। फिर इससे रिलेटेड कुछ ये केसेस भी है, जैसे ये स्टेनिस्लॉस एंड स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। हाँ, इसमें ये जो है फ्रीडम टू प्रोपेगेट वंस रिलीजन अंडर आर्टिकल 25, तो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो ये याद रखना कि ये मतलब इट डिड नॉट ग्रांट अ फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट अनदर पर्सन। द बेंच रूल दैट अ purposive conversion would impinge on the freedom of conscience guaranteed to all citizens. तो ये कन्वर्जन जो है ये हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है ऐसा। और इट ऑल्सो हेल्ड दैट द एंटी कन्वर्जन एक्ट्स फॉल विद इन द परव्यू ऑफ, वही मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर आता है एंटी कन्वर्जन। और हाँ, ये सरला मुदगल केस है, ये जो हमने पहले वाले यूसीसी में भी देखा। और ये इस वाले केस में ऐसा बोला गया था कि हमें और थोड़े स्ट्रिक्ट पनिशमेंट चाहिए इन केसेस ऑफ इंटरकास्ट एंड इंटरफेथ मैरिजेस। और फिर ये एम चंद्र इस वाले केस में बोला गया था कि द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द टेस्ट टू प्रूव कन्वर्जन। फर्स्ट, देयर हैज टू बी अ कन्वर्जन। सेकंड, एक्सेप्टेंस इनटू द कम्युनिटी टू विच पर्सन इज कन्वर्टेड। तो ये कुछ टेस्ट दिया था इन्होंने जिससे ये मतलब कन्वर्ट हो अगर आगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। तो अभी रिसेंटली जो है ये तुलु स्पीकर्स है, इन्होंने मतलब ये चाहते हैं कि 8th शेड्यूल में इनकी लैंग्वेज को डाल दिया जाए। तो ये कहाँ की लैंग्वेज है? तुलु इज अ द्रविडियन लैंग्वेज स्पोकन मेनली इन 2 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स, दक्षिण कन्नड़ एंड उडुपी ऑफ कर्नाटका एंड कसारागोड ऑफ केरला। तो कर्नाटका और केरला में बोली जाती है तुलु लैंग्वेज। तो ये चाहते हैं कि 8th शेड्यूल में ऐड हो। तो जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं कि ये ना, एक तो पार्ट 17 में ऐड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफिशियल लैंग्वेजेस अंडर आर्टिकल 345 टू 351। तो इसमें से जो 8th शेड्यूल से रिलेटेड हैं ये 2 आर्टिकल्स हैं, एक तो आर्टिकल 354 और 351। और ये लाइन याद रखना कि लैंग्वेजेस आर एडेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, मतलब वही स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। Constitution does not specify the official languages of different states, and at present there is no such criteria for languages to be included in the 8th schedule. तो मतलब ऐसा कोई हर एक स्टेट का डिफरेंट ऑफिशियल लैंग्वेज हो, ये कोई ज़रूरी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं बोल रखा है। और कोई ऐसा क्राइटेरिया भी नहीं है इनका कि कौन सी लैंग्वेज को हमें 8th शेड्यूल में डालें या नहीं। और इसमें से जो ये याद रखना कि आर्टिकल जो 345 है ये हिंदी से रिलेटेड है, तो बस इसमें ये याद रखना। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस है 8th शेड्यूल के अंदर? 22 लैंग्वेजेस हैं, तो ये देख लो 22 हैं। इसमें से जो सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ था वो 21 हुआ था। इसमें 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी, कोंकण, मणिपुरी और नेपाली। और फिर जो सेकंड नहीं जो सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था उसमें सिंधी ऐड हुई थी। 21st अमेंडमेंट हुआ था सबसे पहले, तो उससे सिंधी आई थी। सेकंड वन वाज 71 जिससे ये कोंकण, मणिपुरी, नेपाली आई थी। फिर थर्ड वन वाज 92, ठीक है। और 92 से वो आई थी बॉर्डर डॉग हुई, मैथिली एंड संथली। तो 92 वाज द लास्ट अमेंडमेंट इन दैट केस, ठीक है। 21 से ओनली वन सिंधी, 71 से थी कोंकण, मणिपुरी, नेपाली एंड 92 से बोडो। ये जो लास्ट वाली 4 एक साथ है, ये सभी चारों एक साथ 92 से। हाँ करेक्ट। तो ये है आखिरी वाली 4। फिर इसमें ये क्या सिग्निफिकेंस है 8th शेड्यूल में ऐड करने का? एक तो इनको ऑफिशियल लैंग्वेज का वो मिल जाता है रिकॉग्निशन,
और ये जो साहित्य अकेडमी है, हाँ, ये जो साहित्य अकेडमी है ये मतलब किसी बुक्स को ट्रांसलेट कर सकती है। और MLA MP could speak in this language in parliament or state assemblies, और candidate could write all India competitive exams like civil services in a scheduled language। तो ऐसे ही जो, हाँ, ऐसे ही ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऐसे क्लासिकल लैंग्वेजेस होती है। तो एक स्टेटमेंट है, तो ट्रू फॉल्स बोलना कि ऑल द क्लासिकल लैंग्वेजेस आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। हाँ, तो ट्रू है ये, मतलब जो भी हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है ना वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में है। उसमें ये आती है अपनी तेलुगु, तमिल और कन्नड़, मलयालम, ओडिया और संस्कृत। तो ये 6 जो लैंग्वेजेस है हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। फिर नेक्स्ट है कोऑपरेटिव्स के ऊपर। अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो देख लेते हैं कोऑपरेटिव्स क्या होती है। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग कॉमन नीड्स। तो हु जॉइंस हैंड्स फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन इकोनॉमिक गोल्स एंड इंटरेस्ट। तो मतलब ऐसा कि कुछ एक साथ मिलकर कुछ काम करना होता है तो उसको कोऑपरेटिव्स बोल देते हैं। तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, तो काफ़ी सारी टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव बैंक्स। तो हर फील्ड में हम कुछ कोऑपरेटिव बना सकते हैं। तो देख लो इनकी टाइप्स क्या हैं कि कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, मार्केटिंग, हाउसिंग और फार्मिंग। तो काफ़ी सारी टाइप्स की हो सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी थ्रू 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो कहाँ कहाँ ऐड हुई थी? एक तो आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में हुई थी अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, और एक DPSP में हुई थी अंडर आर्टिकल 43B, और एक ये पार्ट 9B को इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसके अंदर थोड़े से आर्टिकल्स भी बढ़ा दिए गए थे, आर्टिकल 243 ZH2 ZT। तो सबसे पहले किसने इसे टर्म किया था? वो ये मतलब जिसको बोला जाता है फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, तो सर फ्रेडरिक निकोलसन। तो इनको बोलते हैं फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो इन्होंने मतलब स्टडी किया था फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को इन मद्रास फेमाइन, और इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 1895 में, जिसकी वजह से इन्होंने ये मतलब एस्टैब्लिश किया कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया। तो एक ये फैक्ट है कि सबसे पहले कोऑपरेटिव मूवमेंट कहाँ शुरू हुई थी? तो ब्रिटेन में इन 1844, और वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था? तो ये नाम था उसका। तो देखो कि मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये स्टेट लिस्ट में फॉल करती है अंडर 7 शेड्यूल। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से ऐड की गई थी, और प्रमोशन के लिए DPSP में ऐड की गई थी कि मतलब स्टेट को प्रमोशन करना चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज का अंडर आर्टिकल 43B। और एक ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 2002, जो कि बोलता है कि मतलब अगर कोई कोऑपरेटिव एक से ज़्यादा स्टेट में वर्क करना चाहती है तो मतलब इसके अंदर रजिस्टर हो जाएंगी वो, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो हाँ, इसमें फिर दोबारा यही बता रखा है कि ये ऐसा था। और हाँ, एक ये है कि जो 97 अमेंडमेंट एक्ट था, इट इज पास्ड विदाउट गेटिंग देम रेटिफाइड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं ये विद इन वेरियस स्टेट्स और यूटीज के साथ भी वर्क कर सकती है। मतलब एक से ज़्यादा अगर स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज आपस में कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो ये वाला एक्ट उनसे रिलेटेड है। फिर अगला है OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। हाँ, तो अभी मतलब रिसेंटली क्या था कि OCI जो भी थे लोग हमारे, उन्होंने चैलेंज किया है होम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन को कि जो OCI जो लोग हैं प्रोफेशनल्स जैसे जर्नलिस्ट या रिसर्चर्स, उनको बताना पड़ेगा कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं इंडिया में।
तो उससे रिलेटेड है। तो ये नोटिफिकेशन के अंदर क्या इशू आया है कि एक तो इन्होंने ना जो इंडिया डोमिसाइल्ड ओसीआईज है उनको एक फॉरेनर के साथ इक्वेट कर दिया है, और हाई फीस अंडर द एनआरआई कोटा कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय मैनी ओसीआईज। और एक इंडिया डोमिसाइल्ड ओसीआई स्टूडेंट्स आर डिप्राइव्ड ऑफ डोमिसाइल स्टेटस बोथ इन इंडिया एज वेल एज कंट्री ऑफ देयर सिटीजनशिप। तो क्या फर्क है एनआरआई और ओसीआई में कि जो एनआरआई होते हैं वो उनके पास तो इंडियन पासपोर्ट होता है, वो वैसे अगर इंडिया से बाहर रह रहे होते हैं लेकिन उनके पास एक इंडियन पासपोर्ट होता है। लेकिन जो ओसीआई होते हैं वो इंडिया से बाहर होते हैं लेकिन वो उनके पास फॉरेन पासपोर्ट होता है। तो किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं ओसीआई? अपने ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं? एनआरआई को तो सभी बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, और बाकी जो गवर्नमेंट बताएगा वो। ओसीआई का क्या है कि दे हैव लाइफ लॉन्ग वीजा, मतलब वो कभी भी आ जा सकते हैं, और दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया। और मतलब ये हाँ, एक ये एक्विजिशन नहीं कर सकते किसी भी एग्रीकल्चर फार्म और प्लांटेशन प्रॉपर्टी का, बट दे आर अलाउड टू इनहेरिट एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन प्रॉपर्टीज फ्रॉम एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो किसी और के नाम है तो वो ऐसे मतलब इनहेरिट कर सकते हैं। और हाँ, ये जो प्रोफेशंस होते हैं इनको परस्यू नहीं कर सकते, जो डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, इस टाइप के, और इंटर कंट्री एडॉप्शन नहीं कर सकते हैं। और ये है कि जो पर्सन, हाँ, जो एनआरआई होता है वो तो इंडियन सिटीजन ही है, लेकिन अगर ओसीआई को इंडियन सिटीजन बनना है एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ, मतलब पहले तो वो 5 years के लिए ओसीआई होना चाहिए, और उसके बाद फिर रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का 12 months बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन। तो 12 months तक इंडिया में रहना चाहिए, उसके बाद ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अगर सिटीजनशिप चाहिए। तो सिटीजनशिप के लिए ये आर्टिकल 5 to 11 है हमारे अंडर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसमें बता रखा है कि एक्विजिशन ऑन और लूजिंग ऑफ इंडियन सिटीजनशिप कैसे कैसे हो सकता है। तो अगर हमें एक्वायर करनी है इंडियन सिटीजनशिप तो बाय बर्थ हो सकती है, डिसेंट हो सकती है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नेचुरलाइजेशन। और अगर लॉस करना होगा सिटीजनशिप का तो कैसे होगा? बाय रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। फिर जो सिटीजनशिप है वो हमारा सेंट्रल सब्जेक्ट है, तो ये बस याद रखना इसमें। और जो हमारा एनआरआई होता है वो कैसे डिक्लेयर होता है कि वो एनआरआई है? उसके लिए वो क्राइटेरिया शायद 180 days तक वो इंडिया से बाहर रहना चाहिए, तो वो एनआरआई हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, तो इनको एक बार फास्ट तरीके से देख लेते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर है, क्योंकि हमने 75 years पूरे किए अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को, तो इसलिए मतलब इन न्यूज में है। तो इसके ऊपर मतलब चांसेस हैं कि इस साल क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट टाइम कब मिली थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? न्यू दिल्ली में इन December 9, 1946 में, इन द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस। तो क्रिएट कैसे हुई थी? बाय कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। और फिर कंपोजिशन क्या थी कि पार्शियली नॉमिनेटेड, पार्शियली वो थी इलेक्टेड, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज किया गया था। और ये इतने मेंबर्स थे, 292 मेंबर्स फ्रॉम द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, 93 फ्रॉम द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, और 4 मेंबर्स फ्रॉम द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। तो टोटल 389 मेंबर्स थे।
हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि जो सचिदानंद सिन्हा थे ये तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इसके बाद कौन बने थे हमारे प्रेसिडेंट? राजू। हाँ, करेक्ट। तो इन्होंने 2 years 11 months 17 days लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। फिर वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और फिर ये अपने 26 जनवरी को फोर्स में आ गया था। फिर आगे चलते हैं जो पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड है, रिजर्वेशन टू पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी अपने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ये। तो अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रमोशन के अंदर पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड है एक राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 है, जो बोलता है कि 4% रिजर्वेशन मिलना चाहिए टू द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज का क्या मतलब होता है कि 40 मतलब नॉट लेस देन 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए उनकी। 40% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में काउंट होगा। तो 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज मेंशन्ड है इस एक्ट के अंदर। तो ये कुछ केस है जैसे सिद्धा राजू वर्सेस कर्नाटका 2020 वाला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है कि पीडब्ल्यूडीज हैव अ राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशंस एज वेल, नॉट जस्ट इन रिक्रूटमेंट। तो ये याद रखना। हाउएवर दिस वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये है। और दूसरा था ये नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड केसेस, और तीसरा था राजीव कुमार गुप्ता। तो हर एक चीज में उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन होना चाहिए प्रमोशन में। फिर आता है गवर्नमेंट एड। तो गवर्नमेंट एड जो है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन institution's right to government aid under Article 30 subclause 2 is not a fundamental right। तो ये याद रखना कि ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है गवर्नमेंट एड। तो आर्टिकल 30 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि it states that the government shall not discriminate against any educational institutions on the ground that it is under management of a minority, whether based on religion or language while giving aid। जब कोई एड दे रही होगी गवर्नमेंट, तो उसको मतलब ऐसा नहीं देखना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी का है, रिलीजन, लैंग्वेज, किसी भी बेसिस पे। तो ये है, इसमें मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि देयर कैन नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन अ माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, बट इफ एन इंस्टीट्यूशन डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट और कंप्लाई विद द कंडीशंस ऑफ accompanying such aid, it is well open to it to decline the grant and move in its own way। तो ये देख लेना। फिर आता है सेडिशन। तो सेडिशन अपना सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड में मेंशन है। तो क्या है इसका मतलब कि कोई भी पर्सन अगर कोई ऐसा मतलब करता है काम कि that brings into hatred or contempt, excites or attempts to excite disaffection towards the government। तो गवर्नमेंट के अंदर अगर कुछ भी मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी ऐसा करता है, पीपल को एक्साइट करता है, हेट्रेड फैलाता है, तो वो बुक कर लिया जाएगा अंडर आईपीसी सेक्शन 124। तो ब्रिटिश टाइम का लॉ है। तो इसके अंदर कुछ भी मतलब वर्ड, साइन या कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन हमने किया हो, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। और इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। और क्या क्या पनिशमेंट है इसके अंदर? एक तो इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है फॉर लाइफ, और इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years विद फाइन। तो ये 3 केसेस हैं, ये देख लेना इंपॉर्टेंट है फॉर सेडिशन। रोमेश थापर केस 1950, केदारनाथ सिंह केस 1962 और कन्हैया कुमार केस 2017। तो इसमें बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि किस किस बेसिस पे करेंगे, कि या तो डिसरप्शन हो पब्लिक ऑर्डर का, और अटेम्प्ट टू वायलेंटली ओवरथ्रो अ लॉफुल गवर्नमेंट, और थ्रेटनिंग द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक। तो ये 3 कंडीशंस हैं। फिर आता है हेट स्पीच। तो अभी हेट स्पीच मतलब ऐसा कहीं डिफाइन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आईपीसी में, लेकिन
मतलब ऐसे जो ये कमिटीज फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज इज अटेम्प्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू डिफाइन सच स्पीच। तो अभी मतलब उसे ट्राई कर रहे हैं डिफाइन करने के लिए। तो हेट स्पीच ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कहीं पे डिफाइन है कि लैंग्वेज दैट डिसइंटीग्रेट्स denigrates, insults, threatens, or targets an individual based on the identity, other traits such as sexual orientation or disability or religion, etc. तो यूएन की कुछ सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने एक स्ट्रेटजी एंड प्लान ऑन एक्शन ऑफ हेट स्पीच भी कुछ रिलीज किया था टू एड्रेस द हेट स्पीच एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। तो इंडिया के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है हेट स्पीच से रिलेटेड? एक तो ये रिस्ट्रिक्शन है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 हेट स्पीच को लेके, सेक्शन 124 ए आईपीसी, सेक्शन 153 ए 153 बी ऑफ आईपीसी और 505 सब क्लॉज 1 एंड 2 ऑफ आईपीसी और 267th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया defines hate speech as an incitement to hatred primarily against a group of persons defined in terms of race, ethnicity, gender, sexual orientation, religious beliefs and the like। तो इन्होंने ये डिफाइन कर रखा है हेट स्पीच का क्या है। तो ये दो कमिटीज हैं, इन्होंने रिकमेंड किया था कुछ इससे रिलेटेड। एक तो विश्वनाथन कमेटी, एक ये बेसबरो कमेटी 2014। तो ये देख लेना, मतलब कि आपको ये बताना चाहिए कमेटी का नाम ये किस चीज से रिलेटेड है, तो हेट स्पीच से रिलेटेड। फिर सैक्रिलेज, ये वर्ड इसका क्या मतलब होता है? ब्लास्फेमी भी बोलते हैं इसे। इट मीन्स ट्रीटिंग अ रिलीजियस ऑब्जेक्ट और प्लेस विदाउट द रिस्पेक्ट दैट इट डिजर्व्स। तो देख लेना कि अभी क्या पंजाब गवर्नमेंट ने सेंटर को बोला है कि ये कुछ बिल आया है जिसमें कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट देंगे फॉर डेसिक्रेशन ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ 4 रिलीजन्स। तो इन 4 रिलीजन के अगर मतलब खिलाफ कुछ ब्लेसफेमी का केस आता है तो उसमें वे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ देने की बात कर रहे हैं। तो इंडिया बीइंग अ सेक्युलर स्टेट प्रोटेक्ट्स ऑल द रिलीजन्स बाय ब्लास्फेमी लॉज। तो सेक्शन 295, 295A, 296, 97, 98 of IPC deals with the blasphemy incidents। तो ये चीज याद रखना। और 295 क्या बोलता है कि अगर आप इंटेंशनली डैमेज करते हो या डिस्ट्रॉय करते हो किसी भी रिलीजियस ऑब्जेक्ट को जो कि सैक्रेड है, या फिर कोई बुक है या कोई आइडल है, तो मतलब आपने लॉ ये कमिट कर दिया ये वाला क्राइम। और इसके अंदर 295A के अंदर आपने कुछ ऐसा बोल दिया, लिख दिया है या कुछ विजुअली मतलब रिप्रेजेंट कर दिया है जो कि इंसल्ट कर रहा है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, तो भी वो ब्लास्फेमी केस होगा। फिर आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन ये एक केस था, ये बंका स्नेहा स्टेट ऑफ तेलंगाना केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन नॉट बी इन्वोक्ड ओवर एम्प्रीहेंशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स बट इन केस वेयर पब्लिक ऑर्डर इज डायरेक्टली अफेक्टेड। तो देख लेना, मतलब ऐसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि इट इज एक्शन टू डिटेन अ पर्सन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सस्पिशन that some wrong actions may be taken by the person। तो और कहाँ मेंशन है? एक तो ये सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी, तो यहाँ भी है प्रिवेंटिव डिटेंशन। और आर्टिकल 22 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो क्या बोलता है ये आर्टिकल अपना कि the article confers certain rights to the individual such as knowledge of ground of arrest, right to consult and to be defended by a legal practitioner। तो लेकिन जो ये वाले जो राइट्स हैं वो उन पर्सन्स को अवेलेबल नहीं है जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर बुक किए गए हैं, और या फिर वो एलियंस हैं। तो ये देखना कि आर्टिकल जो ये वाला आर्टिकल है, दिस इज नॉट ग्रांटेड टू एलियन और पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो ये चीज याद रखना इम्पोर्टेंट है। फिर है राइट टू प्रोटेस्ट।
तो राइट टू प्रोटेस्ट जो है अपना, ये अभी फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था तो उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ बताया था इसके बारे में। तो राइट टू प्रोटेस्ट है हमारा अंडर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज, हाँ आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 और ए और बी। तो एक फंडामेंटल राइट है और इट अलाउज पीपल टू असेंबल विदाउट आर्म्स एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज थ्रू पीसफुल प्रोटेस्ट। तो याद रखना कि पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है। और बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। तो अंडर आर्टिकल 2 और 3 के इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं कि क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी वो, ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर ये के राइट टू बी फॉरगॉटन है, ये अभी न्यूज में था क्योंकि कोई ये फॉरेन जर्नलिस्ट या कोई आया था यहाँ इंडिया में, तो उनको बुक कर लिया गया था अंडर एनडीपीएस एक्ट, ये नारकोटिक्स वाला जो केस था हमारा, वो एक्ट है 1987 वाला। तो फिर वो वापस चली गई अमेरिका में, यहाँ से मतलब उनके क्लियर हो गया सब कुछ, लेकिन फिर भी वहां पर जाके उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही थी अमेरिका में क्योंकि वो बुक थी मतलब इन ड्रग्स के केस में। तो फिर उन्होंने इंडिया को मतलब ऐसा बोला कि अब मेरे जो भी इंफॉर्मेशन थी उसे डिलीट करो या क्लियर कर दो, मेरी प्रोफाइल हिस्ट्री को डिलीट कर दो क्योंकि मैं उसमें क्लियर हूँ। तो फिर इंडिया ने ऐसा बोला था कि हमारे पास तो इससे रिलेटेड कोई लॉ ही नहीं है। तो फिर जब ही मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि ये अंडर आर्टिकल राइट टू प्रिवेसी के अंडर आएगा और ये सब, फिर ये अपना पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल भी लेके आए थे 2019 में। तो इसके अंदर इन्होंने बताया था कि हाँ राइट टू बी फॉरगॉटन भी कुछ चीज़ है। तो राइट टू फॉरगॉटन इज द राइट टू हैव पर्सनल इंफॉर्मेशन रिमूव्ड फ्रॉम पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज इंक्लूडिंग इंटरनेट सर्च इंजन्स, डाटाबेसेस, वेबसाइट्स। तो ये मतलब अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिलीट करा सकते हैं। तो राइट टू बी फॉरगॉटन कम्स अंडर आर्टिकल 21, ये राइट टू प्रिवेसी। तो इंडिया के पास अभी कुछ ऐसा मतलब लॉ नहीं है इससे रिलेटेड। तो ये जो हमने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लेके आए थे ऑन द लाइंस ऑफ यूरोपियन जीडीपीआर जो है उनका जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, तो उसमें ये क्लियरली मेंशन है राइट टू बी फॉरगॉटन, तो उससे रिलेटेड है। फिर आता है अंडर वो आर्टिकल 311 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हाँ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट टीचर थे, दे वर टर्मिनेटेड फ्रॉम देयर सर्विसेज विदाउट होल्डिंग एनी इंक्वायरी। तो इसलिए आया था कि जो आर्टिकल 311 है क्या बोलता है कि इंक्वायरी जरूरी है बिफोर डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन रैंक ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अगर हम उसको डिसमिस कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, उनकी रैंक में रिडक्शन कर रहे हैं, तो एक इंक्वायरी होनी जरूरी है। लेकिन J&K में विदाउट इंक्वायरी उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, तो बस इसलिए इम्पोर्टेंट था। तो देख लें, तो इसका कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है इसके अंदर कि हमें प्रायर इंक्वायरी की जरूरत नहीं है इफ प्रेसिडेंट और गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट इज अंडर थ्रेट और समथिंग। तो ये इसमें फिर है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स। तो जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स है हाँ, दे आर द क्वासी जुडिशियल बॉडीज एस्टेब्लिश्ड एज पर फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑर्डर 1964। तो इसमें डिसाइड करते हैं कि फॉरेन ट्रिब्यूनल्स की क्या ये फॉरेनर है, जो ये पर्सन आया है ये फॉरेनर है या नहीं है, तो वो इसके एक्ट के अंदर डिफाइन होता है। तो एक फॉरेनर्स एक्ट आया था 1946। इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक प्रोविजंस रिगार्डिंग फॉरेनर्स एंट्रीज एंड डिपार्चर। तो पहला फॉरेन ट्रिब्यूनल कहाँ पर सेटअप हुआ था? असम। तो इसमें ये हाँ एक चीज याद रखना कि इसके अंदर जो मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, तो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, लॉयर विद मिनिमम 7 years ऑफ लीगल प्रैक्टिस। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इट अमेंडेड द फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1964। और पहले ये किसको एम्पावर करते थे? सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो बना सकती थी मतलब ऐसा फॉरेन ट्रिब्यूनल। हाँ, अभी इन्होंने एम्पावर कर दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को इन ऑल स्टेट्स एंड यूटीज टू सेट अप एन ट्रिब्यूनल और डिसाइड करो कि ये जो
पर्सन है ये फॉरेनर है या नहीं। तो पावर टू कॉन्स्टिट्यूट फॉरेन ट्रिब्यूनल वर वेस्टेड ओनली, मतलब हाँ पहले सिर्फ सेंटर के पास थी, अभी ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आ गई। तो यही डिफरेंस याद रखना थोड़ा सा इसमें। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट। तो इसके अंदर पहला टॉपिक है कि अभी मतलब पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो गई है, तो उससे रिलेटेड था ये। तो इन्होंने इसमें बता रखा है कि एक मॉनसून सेशन जो भी हुआ था उसमें जो थर्ड लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन था लोकसभा का और 8th लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन था राज्यसभा का। तो बस यही है इसमें। तो और मतलब हाँ एक ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है कि समनिंग ऑफ पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो अंडर आर्टिकल 85। हाँ, और कौन समन करता है पार्लियामेंट के सेशन को? प्रेसिडेंट। लेकिन उसका डिसीजन कौन लेता है? ये कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो कोई बताएगा ये जो कैबिनेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है इसे हेड कौन करता है? अच्छा, होम मिनिस्टर करता है इसे हेड। तो अच्छा कल करेगा ये वाला, बड़ा सा लग रहा है। वैसे तो हो जाएगा 15 मिनट में। Let us do cooking chapter tomorrow, I guess. No, already it's been 1 hour. Let us do cooking chapter हाँ तो कल कर लेते हैं ये वाला, सेकंड चैप्टर से कंटिन्यू कल कर लेंगे।